ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों नमस्कार, भूपेश आनंद आपके सामने एक बार फिर आ गया। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट यूनिट 4 CMA यूएसए पार्ट 2 कस्टमाइज आप ही के लिए कि हॉक, ग्लैम और वायले ने क्या दिया हुआ है। बेटे मैंने आज तीनों की समरी बनाकर आपके सामने रखनी है, बिकॉज यू हैव नॉट परचेज ऑल द 3 मटेरियल्स। तीनों लेने की जरूरत भी नहीं है। भूपेश आनंद है ना, मैंने तीनों मटेरियल्स लिए, उनका समरी निकाला, जूस नोट्स निकाला, एग्जाम्पल्स देखे, CBQs बनाए, EPQs बनाए और आपके सामने आ गया। दोस्तों आइए, ग्रेट मॉर्निंग की बात करने के बाद मैंने कहा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एक बड़ा ट्रायंगल है। विद इन दैट वी आर डूइंग कैश मैनेजमेंट, एक छोटा सा ट्रायंगल कैश मैनेजमेंट, एक छोटा सा ट्रायंगल कैश मैनेजमेंट। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 18। लेक्चर 18 बेटे 18वां लेक्चर है आज। अभी 2-3 लेक्चर्स और लगेंगे वर्किंग कैपिटल के यूनिट को कंप्लीट होने में। पास एग्जामिनेशंस देखें अगर आप CMA यूएसए पार्ट 2 के, तो यूनिट 4 इज वेरी वेरी पॉपुलर टॉपिक फॉर एग्जामिनेशन। आपको करके जाना चाहिए बेटे, बिल्कुल छोड़ना नहीं है। और भूपेश आनंद के होते हुए कैसे छोड़ देंगे आप। हॉक, ग्लैम और वायले, CMA यूएसए पार्ट 2 की बात आज हम कर रहे हैं बेटे। इन द लास्ट लेक्चर I have given you a brief introduction regarding what is cash equivalent, what are the reasons for keeping cash, और मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया था एक ब्रॉडली, भाई कैश मैनेजमेंट ये होती है ऐसे 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 ऐसे, आपने लिखा होगा। In that I have given you that one branch is cash models, cash management models। आपको कैश को डिटरमाइन करने के लिए कि हाउ मच ऑप्टिमम कैश बैलेंस इज रिक्वायर्ड, फॉर दैट वी विल यूज सम मॉडल्स, सम टेक्निक्स, सम एल्जेब्रिक मॉडल्स, एंड देन वी विल बी यूजिंग सम टेक्निक्स फॉर मैनेजिंग दैट कैश। बस बेटे मैं वहीं से लेकर चल रहा हूँ। आज मैं कुछ प्रैक्टिकल कराऊंगा, ग्लैम का, वायले का, हॉक का, और थोड़ा सा पहले मैं अपना लॉजिक, अपनी स्टोरी, अपनी कहानी, अपनों से अपनी सी बात करूंगा। आप रजिस्टर ओपन कर लेना प्लीज, रजिस्टर ओपन करें, टेबल चेयर में बैठ के पढ़ें बेटे, बिल्कुल आपकी स्पाइनल कॉर्ड सीधी होनी चाहिए। आप पहले इसको रजिस्टर में नोट करेंगे, उसके बाद वर्ड में इसका डॉक्यूमेंट्स बनाएं। बेटे वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने से देखिए, एक बार आपने हाथ से लिखा, दूसरी बार आपने इसका वर्ड डॉक्यूमेंट बनाया, तो 2 फायदे हुए। जब आप मेरी बात सुनकर लिख रहे हैं ना, तो आधी चीज़ें तो दिमाग में जा रही हैं, अच्छा आधी नहीं गई। जब आपने वर्ड डॉक्यूमेंट बनाया, क्योंकि आपको 4 घंटे की प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज यू हैव टू सिट फॉर 4 आवर्स इन द एग्जामिनेशन, और वो भी सारा स्क्रीन के सामने बैठना है, तो आपने अभी से उसकी स्पेलिंग की, अभी से वर्ड डॉक्यूमेंट बनाना स्टार्ट कर दो और उसका स्पेल चेक ऑफ कर दो, बिकॉज एग्जामिनेशन में स्पेल चेक नहीं आएगा। आप अपने नोट्स बनाओगे ना, तो आपका मन भी करेगा पढ़ने को। तो आपके पास 2 बार हो गया, एक बार आपने हैंड रिटन बनाया, दूसरी बार स्क्रीन में बनाया, आपने वर्ड डॉक्यूमेंट बनाया, बस हो गया बेटे काम। बाकी तो मैं आपको क्वेश्चंस दे ही रहा हूँ, हम करेंगे, आराम से पास हो सकते हैं। आइए जी, कैश मैनेजमेंट में मैंने 2 बातें बताई, वन इज मॉडल्स एंड सेकंड इज टेक्निक्स। विद द हेल्प ऑफ मॉडल्स which I will not be discussing today, that I will be taking in next lecture number 18 और 19, जो भी नेक्स्ट लेक्चर होगा। आज के इस लेक्चर में जो आज 18th लेक्चर है, मतलब वो 19th लेक्चर में लूंगा। मॉडल्स में 19th लेक्चर में लेने वाला हूं। भूपेश आनंद आज लेक्चर 18 में आपको टेक्निक्स बताने वाला, दैट व्हाट आर दोस टेक्निक्स विद हेल्प ऑफ विच आई कैन मैनेज माय कैश और आई कैन मैनेज माय कैश फ्लो। जैसे आपकी बॉडी में ब्लड का फ्लो होता है, आप अच्छा खाते हैं तो अच्छा ब्लड फ्लो होता है, कई बार चोट लग जाती है तो आउटफ्लो होता है। सिमिलरली आज मैं कैश फ्लो की बातें करूंगा बेटे। आई कैन मैनेज कैश इफ आई कैन मैनेज कैश फ्लो। आई थिंक आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में सुना होगा। एज पर कैश फ्लो स्टेटमेंट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्लोज। One is operating cash flows, second is investing cash flows, third is financial cash flows. हम जनरली बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इट मीन्स जो मेन धंधा है, मेन धंधों, उस धंधों से जो भी कुछ आ रहा है उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। इन्वेस्टिंग मीन्स फिक्स एसेट्स हमने परचेज किए, मशीनरीज परचेज की, इन्वेस्टमेंट्स की, that is investing activities. It means cash which is coming from or cash which is going to investment reasons, that is named as investing activities. Similarly financing activities। मैं भूपेश आनंद आज के इस लेक्चर में
आपको टेक्निक्स बताऊंगा और विद इन टेक्निक्स हम डिस्कस करेंगे कैश फ्लो मैनेजमेंट. वी विल बी डिस्कसिंग कैश फ्लो मैनेजमेंट. वैसे मैं समझता हूँ आप इस लॉक बॉक्स सिस्टम को ना ही लिखे तो अच्छा, इसी में हम करेंगे. मैं कंसंट्रेशन बैंकिंग भी रबी कर रहा हूँ. आप समझ लें जी, कैश फ्लो मैनेजमेंट के दो पार्ट्स हैं. सर दो पार्ट्स है? हाँ बेटे, कैश फ्लो का मतलब है पैसा आना और पैसा जाना. पैसा आना, आई विल से दिस इज कैश इनफ्लो मैनेजमेंट. So cash flow can be divided into two parts. One is cash inflow management and second is cash outflow management. आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं. मैंने कहा I will be doing one model, rather I will be doing two models and I will be doing two techniques, and the name of those two techniques will be कैश इनफ्लो मैनेजमेंट एंड कैश आउटफ्लो मैनेजमेंट. अगर मैंने इनको मैनेज कर लिया ना बेटे, तो आप समझ लीजिए बात हो ही गई. अब व्हाट इज कैश इनफ्लो मैनेजमेंट, व्हाट इज कैश इनफ्लो एंड व्हाट इज कैश आउटफ्लो, उसके लिए मैंने आपको 11th क्लास की कैश बुक में लेके जा रहा हूं. आप बहुत छोटे से थे, पहली बार आपने अकाउंट्स पढ़ा और आपको कैश बुक बताई गई दैट दिस इज कैश बुक. उसका फॉर्मेट मैंने आज आपके सामने मेंशन कर दिया है. बेटे ये डेबिट साइड होती थी, याद है? दिस इज डेबिट एंड दिस इज क्रेडिट. एक बच्चा कहता डेबिट क्रेडिट नहीं याद. मैंने कहा कोई बात नहीं, पैसे आएंगे तो आप यहां लिखते थे रिसिट्स ऑफ कैश में. आया, आजा, आजा, आएगा, आने वाला, रिसिट्स ऑफ कैश. रिसिट्स ऑफ कैश, रिसिट्स ऑफ कैश हम लिखते थे बेटे इस तरफ कि पैसे कहां कहां से आ रहे हैं, कहां कहां से आ रहे हैं, आ जाए. मैंने सेल किया गुड्स का, कैश सेल्स किया, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, मैंने सेल ऑफ लैंड किया, मैंने डिविडेंड रिसीव्ड किया, जहां से भी किया कैश जो आ रहा है हम उसको यहां लिखते थे. और बेटे जो जा रहा है, जा रहा है, अब ये जा रहा है, ये जा रहा है, दिस इज नेम्ड एज डिसबर्समेंट ऑफ कैश. फिर आप लास्ट में क्या करते थे, फिर आप लास्ट में क्या करते थे, बैलेंस कैलकुलेट कर लेते थे. ईदर बैलेंस विल बी डेबिट और समटाइम्स बैलेंस विल बी क्रेडिट. तो आराम से, कोई जल्दी है ही नहीं. मैं भूपेश आनंद आपको कैश फ्लो मैनेजमेंट का चैप्टर पढ़ा रहा हूँ. कैश मैनेजमेंट कर रहे हैं. रादर विद इन कैश मैनेजमेंट वी आर डूइंग अ टेक्निक दैट हाउ वी कैन मैनेज दैट कैश, and within that cash flow management there are two sub techniques. One is cash inflow management and second is cash outflow management. And for understanding that cash inflow and outflow I am taking the help of a cash book, क्योंकि कैश बुक एक डब्बा है जिसमें जब पैसे आते हैं तो हम डेबिट साइड में लिख देते हैं, पैसे जाते हैं तो यहाँ लिख देते हैं, लास्ट में बैलेंस निकालते हैं. अच्छा, मैं आपसे एक मन की बात पूछूंगा, जब पैसे आते हैं तो आपको अच्छा लगता है या गंदा लगता है? एज ए स्टूडेंट, एज ए बिजनेसमैन, एज ए एम्प्लॉई, व्हेन यू गेट दैट सैलरी, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी अच्छी फीलिंग आती है जब आपके बैंक बैलेंस में पैसे आते हैं. और आप हमेशा सोचते हैं कि पैसे जल्दी आ जाएं, जल्दी आ जाएं, जल्दी आ जाएं, जल्दी से 7th आ जाए और आपके अकाउंट में पैसे आ जाएं. बट जब आपको एक्सपेंस देना पड़ता है, सपोजिंग आपको घर का रेंट देना है एंड यू हैव टू पे सम एक्सपेंसेस, तो थोड़ा सा कैसा लगता है, अच्छा लगता है, गंदा लगता है? दिस इज वेरी बट नेचुरल कि जब आप पे करने लगते हैं तो थोड़ा सा दर्द होता है बेटा, यहाँ दर्द होता है यार, पैसे जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं. और जब पैसे आते हैं, आजा, आजा, आग गले लग जा, इसका मतलब आपके माइंड में एक बात जरूर वही आ रही है जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, जो यूएसए के सीएमए आईएमए इंस्टीट्यूट ने सोची, कि आप चाहते हैं कि ये जो पैसे आने का कार्यक्रम है, ये जो प्रक्रिया है पैसे आने की, ये जल्दी जल्दी हो जाए, जल्दी जल्दी हो जाए. और ये जो पैसे जाने की प्रक्रिया है, ये जो पैसे जाने की प्रक्रिया है, ये देरी से हो जाए. It means you always want that you collect that funds quickly and you always want that you pay that funds as late as possible.
लेकिन एक बात और मैंने आपसे पूछनी है, मन से पूछना है, मन से पूछ रहा हूँ, आप ईमानदारी से बताना। बेटे भूल जाइए कि आजकल का ज़माना पेटीएम का, भूल जाइए भीम ऐप का, भूल जाइए गूगल पे का, भूल जाइए आरटीजीएस का, भूल जाइए नेट बैंकिंग का, भूल जाइए एनईएफटी का। ये सब ज़माना नहीं था, मान लेते हैं, ई कॉमर्स का ज़माना ही नहीं था बेटे, आज से 10, 12, 15 साल पहले। और एंड दिस इज स्टिल देयर इन नॉर्थ अमेरिका। इसलिए हमें ये कंसेप्ट करना पड़ रहा है, बिकॉज वी आर डूइंग सीएमए यूएसए कोर्स एंड बेसिकली यू नो दिस बॉडीज ऑफ अमेरिका। सो द पॉइंट इज इन नॉर्थ अमेरिका इवन टुडे दीज थिंग्स आर बीइंग हैपनिंग। मैं आपको आज से 15 साल पहले लेके जा रहा हूँ बेटे। 15 साल पहले क्या होता था, ये पेटीएम, भीम ऐप, गूगल पे, एनईएफटी, आरटीजीएस कुछ भी नहीं था। आपको एक चेकबुक मिलती थी, जिस भी व्यक्ति को चेक देना होता था, पेमेंट करनी होती थी, आपको आप चेक इशू कर देते थे। रामलाल आबे, आपने मोहनलाल को चेक दे दिया, रामलाल ने मोहनलाल को चेक दिया। मोहनलाल क्या करेगा, एक काउंटर स्लिप भरेगा, अपने बैंक में जाएगा और वो चेक डिपॉजिट कर देगा। उसका बैंक वाला क्या करेगा, मोहनलाल के बैंक वाला, आपका जो चेक आपने डिपॉजिट किया है उस अपने एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी में भेज देगा। वो सेंट्रलाइज अथॉरिटी क्या करेगी, चेक क्लियरिंग अथॉरिटी क्या करेगी, रामलाल के साइन पहले सिग्नेचर चेक करेगी, और उसके बाद जब चेक हो जाएंगे और सिग्नेचर टैली होंगे तो वो आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट कर देगी। ऐसा पहले होता था, आज भी ऐसे ही होता है, लेकिन कुछ समय कम हो गया बिकॉज ऑफ ड्यू टू ऑटोमेटेड क्लियरिंग सिस्टम्स। बट द पॉइंट इज, if I see 15 years back, you know, this process takes lot of time. डिले बोलते थे इसको, फ्लोट बोलते थे, काफी देर लग जाती थी बेटे। मैं यही बात आज आपके सामने करने वाला हूं कि जब आपको देर लग जाती थी, अभी देखिए, जब मैंने कहा आपका मन करता है कि आपको जल्दी से पैसे मिल जाए, देरी ना हो, इट मीन्स यू वांट एज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट यू कलेक्ट द फंड्स as early as possible। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको ये पैसे मिल जाएं। दैट इज नेम्ड एज receipts of cash। You want that fund very quickly। But the point is, supposing this person is a buyer and this person is a seller. For example, I have just given you an example that this is Ramlal and this is Mohanlal. Now Ramlal has to pay something to Mohanlal. So Ramlal ने क्या किया, एक चेक इशू कर दिया। चेक इशू किया किसके नाम में, मोहनलाल, अकाउंट पे ही चेक है। मोहनलाल ने क्या किया, उसको अपने बैंक में डिपॉजिट किया। अच्छा, मोहनलाल ने डिपॉजिट करने में 2 दिन लगा दिए। उसने कहा मैं जाता हूँ, 2 दिन लगा दिए। अच्छा, 2 डेज के बाद जब वो गया तो उसने अपने HDFC के अकाउंट में, पटेल नगर के अकाउंट में वो चेक डिपॉजिट कर दिया। अच्छा, जैसे ही उसने चेक डिपॉजिट किया, HDFC ने उस चेक को क्लियरिंग हाउस भेज दिया। अच्छा, जैसे ही वो क्लियरिंग हाउस में गया, वहां पे सिग्नेचर चेक हुए रामलाल के, और फिर रामलाल के अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो गए और मोहनलाल के अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो गए। बेटे क्या लगता है, इट विल टेक सम टाइम और नॉट? अज्यूम कीजिए आज से 10, 12, 15 साल, आज भी 1-2 दिन लग जाते हैं बेटे, 2 दिन लग ही जाते हैं आज की डेट में भी। उस जमाने में 15 से 20 दिन लग जाते थे। अगर कोई आउट ऑफ स्टेशन चेक है तो, लोकल चेक है तो 1 वीक तो लगा ही लगा। बेटा ये जो टाइम है ना, इंटरवल, कि भाई रामलाल ने 1 तारीख को चेक दिया और मोहनलाल के अकाउंट में उस दिन चेक क्लियर नहीं हो रहा, दैट इज नेम्ड एज फ्लोट। FLOAT। क्या बोलते हैं बेटे, फ्लोट। फ्लोट का दूसरा नाम है डिले। When I say float, I mean there is a difference in the time of paying that check, issuing that check, and the amount being deducted or credited to the receiver. That difference, it can be 10 days, it can be 15 days, it can be 12 days, it can be week. So that difference is named as collection float। आराम से बेटे, पेपर में पता नहीं कितनी बार आ गया।
IMA की साइट से आप पास्ट ईयर पेपर्स डाउनलोड करके देखिए, आपको खुद यकीन हो जाएगा कि आपके बुक्स में, आपके पास एग्जामिनेशन में कलेक्शन फ्लोट के ऊपर MCQs पूछे हुए हैं। ऐसे टाइप भी आए बेटा 2 बार। मैंने कहा द डिफरेंस बिटवीन दीज टू पीरियड, दैट टाइम इंटरवल, दैट इज एम्ड एज कलेक्शन फ्लोट। कलेक्शन फ्लोट का मतलब है कि आपको एक्चुअली में चेक कितने दिनों के बाद एक्चुअली में अमाउंट क्रेडिट हो रहा है। अच्छा, इट इज कॉम्पोजिट ऑफ, कलेक्शन फ्लोट को देखें तो इट इज कॉम्पोजिट ऑफ 3 फ्लोट्स। इसके कॉम्पोनेंट्स हैं कलेक्शन फ्लोट के। क्या? एक तो मैं कहूँगा मेलिंग फ्लोट है। भाई सपोज करते हैं कि रामलाल मुंबई रहते हैं और मोहनलाल दिल्ली रहते हैं। तो रामलाल क्या करेंगे, मुंबई से चेक इशू करेंगे और कोरियर कराएंगे, और कोरियर जो आएगा किसके पास, मोहनलाल के पास। सपोज करते हैं 3 दिन तो यहीं लग गए। उसके बाद मोहनलाल ने जब अपने बैंक में डिपॉजिट किया तो प्रोसेसिंग, उस चेक की प्रोसेसिंग में भी समय लगेगा। सपोज करते हैं उस बैंक की प्रोसेसिंग में 2 दिन लग गए, तो बेटा 2 दिन तो वहां लग गए। अच्छा, प्रोसेसिंग हुए, उसके बाद सिग्नेचर्स टैली हुए और उसके अकाउंट में, मोहनलाल के अकाउंट में क्रेडिट हुआ। तो मैं कहता हूं एक्चुअल क्रेडिट फ्लोट, एक्चुअल कलेक्शन फ्लोट। मान रहे हैं 1 दिन यहां लग गया। तो बेटे इसका मतलब ये हुआ टोटल डेज कितने लग गए, टोटल डेज लग गए 6 का नाम है कलेक्शन फ्लोट। बेटे ये 6 दिन का नाम है कलेक्शन फ्लोट। इट मींस as a management accountant of Hindustan Levers, I want to minimize, I repeat, minimize collection float। मैं collection float को कम करना चाहता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं, जैसे हीरो कहते हैं हीरोइन को, आ गले लग जा। तो आपने क्या करना है, आपने उस कलेक्शन फ्लोट को कम करना है। एज ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ अ कंपनी यू हैव रिसीव्ड समथिंग। आप मोहनलाल हैं, आप कंपनी, आप रिसीवर ऑफ द चेक हैं। It means whenever you are the receiver of the check, your main objective is that you should receive the cash as quickly as possible. It also means that you want to minimize collection float। आप collection float को minimize करना चाहते हैं, बोलो हाँ या ना। अगर मैं दूसरे एस्पेक्ट में देखूं, आप हिंदुस्तान लीवर है, आपको जब पैसे लेने हैं कस्टमर से तो आपका मन करता है जल्दी आ जाएं, बट आपने आगे सप्लायर से रॉ मटेरियल परचेज किया है। आप हिंदुस्तान लीवर हैं, आपने रॉ मटेरियल परचेज किया सप्लायर से, तो आपको पेमेंट भी करनी है। अब बताइए, जब आप पे कर रहे होंगे तो आपका मन क्या करेगा कि मैं लेट से लेट पेमेंट करूं या जल्दी से जल्दी पेमेंट करूं। बेटे एज ए नेचुरल ह्यूमन बीइंग यू विल always have an objective to pay the amount as late as possible। जितनी देरी हो सके आप देर कर दें। इसका मतलब डिसबर्समेंट फ्लोट क्या होता है बेटे? डिसबर्समेंट फ्लोट अगर आप रामलाल के एंगल से देखें, तो इसी फ्लोट का नाम है डिसबर्समेंट फ्लोट। कैसे भाई? आप रामलाल को पेमेंट, चलिए अभी देख लेते हैं। मैं अभी आपको 2 बातें बताना चाह रहा हूं। मैंने आपको 2 बातें बताई। आई अगेन रिपीट, आई से दैट दिस इज हिंदुस्तान लीवर। ठीक है जी, ये हिंदुस्तान लीवर के सप्लायर्स हैं, एंड दीज पीपल आर कस्टमर्स ऑफ हिंदुस्तान लीवर। They have to pay cash to Hindustan Lever, and Hindustan Lever has to pay cash to these suppliers. These are suppliers, these are customers। आराम से बेटे आराम से, कोई जल्दी है ही नहीं, आराम से। मैंने कहा जी कस्टमर्स इनको पे कर रहे हैं और हिंदुस्तान लीवर आगे सप्लायर्स को पे कर रही है। तो आप कौन है? आप हीरा लाल हैं, किसके? मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, किसके? हिंदुस्तान लीवर के। ठीक है सर, हम मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, बिल्कुल मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो बेटे। किसके हो? मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ हिंदुस्तान लीवर। Now the point is you will receive cash, so you want that this is time interval should be minimized, and whenever you want to pay cash you will have the objective that this time should be maximized।
भाई पैसे आने को आप मिनिमाइज करेंगे और जाने को आप मैक्सिमाइज करेंगे, ये बात तो ठीक है। तो आज के लेक्चर में मैंने यही बताना है कि जब आप अपनी कलेक्शन फ्लोट को मिनिमाइज करना चाहेंगे तो व्हाट आर द मेजर्स विद द हेल्प ऑफ व्हिच यू कैन मिनिमाइज योर कलेक्शन फ्लोट, एंड व्हाट आर द मेजर्स with the help of which you can maximize your disbursement float, payment float. बस यही करना है. This is the main task of a management accountant, CMA USA management accountant who is managing cash, who is managing cash flow. तो आइए मैं भूपेश आनंद आज आपको कहीं लेके चलूंगा बेटे. बेटे बिल्कुल आज बड़ी सारी बातें बतानी है छोटी छोटी, आप बस मेरी बात को ध्यान से समझना. मैं चाहता हूं कि आपको सारी बातें बता दूं. बेटे ये देखो कलेक्शन फ्लोट है, मैंने इमेज निकाली कलेक्शन फ्लोट की. मेल फ्लोट, प्रोसेसिंग फ्लोट, अवेलेबिलिटी फ्लोट. इट मींस पैसे अवेलेबल होना अलग बात है, चेक मिलना अलग बात है, चेक का क्लियर होना अलग बात है. इन तीनों समय को जमा कर दें तो पूरा समय जो आता है उसका नाम है कलेक्शन फ्लोट. इसको मिनिमाइज करना होता है क्योंकि आपको पैसों की ज्यादा जरूरत है. क्योंकि कैटरीना कहती है पैसे पैसे पैसे, ये ले तू पैसे हो जा तू मेरी. ये बेटे ये देखो, ये जो फ्लो चार्ट है ना, ये वायले ने भी बनाया है, मैंने नहीं दिखाई वायले ड्यू टू सम रीजंस. ये फ्लो चार्ट वायले ने भी प्रिपेयर किया है दैट व्हाट इज मेलिंग फ्लोट, व्हाट इज प्रोसेसिंग फ्लोट एंड व्हाट इज कैश अवेलेबिलिटी फ्लोट. सो दिस इज टू बी minimized and I have taken into account the disbursement float also. Now the objective of disbursement float is to maximize it. आप समझ रहे हैं? क्योंकि आप जितनी लेट पेमेंट करेंगे ना वो पैसे आप यूज कर सकते हैं. यू कैन इन्वेस्ट इन मार्केटेबल सिक्योरिटीज, यू कैन अर्न सम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन दैट. क्योंकि जितनी लेट पे करेंगे उतनी ज्यादा आप उसका यूज कर सकते हैं. इसी तरह से जितनी जल्दी पैसे आपको मिलेंगे, कलेक्शन फ्लोट को जब हम मिनिमाइज कर रहे हैं इट मीन्स आपको पैसे जल्दी मिलेंगे. अच्छा जब पैसे आपको जल्दी मिलेंगे तो वो पैसे आप मार्केटेबल सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं. यू कुड हैव अर्न सम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन दैट, दैट इज नेम्ड एज बेनिफिट. तो इसलिए माय ऑब्जेक्टिव इज आई वांट टू मिनिमाइज कलेक्शन फ्लोट एंड आई वांट टू मैक्सिमाइज डिसबर्समेंट फ्लोट. ये मैंने गूगल बाबा से पूछा और आपके लिए ये बताया. ठीक है जी, बिल्कुल बढ़िया. तो कैश फ्लो मैनेजमेंट कर रहे हैं बेटे. कैश फ्लो मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रैकिंग हाउ मच मनी is coming into and out of your business. I am doing cash flow management. This is a technique for cash management. This helps you predict how much money will be available in the business in future. It also helps you identify how much money your business needs to cover debts, because आपको फ्यूचर के एक्सपेंसेस, आपको फ्यूचर के इनकम्स, आपको फ्यूचर के रिसिट्स जब सब कुछ पता चल जाएगा तो आप प्रॉपरली कैश को मैनेज कर सकते हैं. यू कैन डिपॉजिट द एक्सेस अमाउंट ऑफ द मार्केटेबल सिक्योरिटीज एंड यू कुड हैव अर्न सम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन दैट. दैट इज नथिंग बट कैश फ्लो मैनेजमेंट. आप समझ रहे हैं? आइए मैं भूपेश आनंद चाहता हूं कि आप सभी एक बार पहले मेरे जूस नोट्स में आ जाए. बेटे आज मुंह बहुत छोटा छोटा किया हुआ, देखिए जूस नोट्स मैंने दिखा रहा हूँ बेटे. मेरे को पता था, मैंने नहीं डिस्कस किए, कर रहा हूँ ना बेटे. कैश मैनेजमेंट का आज लेक्चर 18 है, वैसे तो लेक्चर 2 है. एक लेक्चर मैंने पहले लिया था, आज दूसरा ले रहा हूँ. द फॉलोइंग आर द 3 मोटिव्स कीन्स का, ये हमने लास्ट लेक्चर में कर ही लिए थे मैंने, लेकिन 4 मोटिव्स बताए थे. एक कंपनसेटरी बैलेंस मोटिव भी बताया था. तो ट्रांजैक्टिव मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव, स्पेकुलेटिव मोटिव. द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस हाउ मच कैश इज टू बी देयर, हमें कितने पैसे चाहिए वो डिपेंड करता है हाउ मच कैश विल बी नीडेड, द अमाउंट ऑफ रिस्क, द लेवल ऑफ शॉर्ट टर्म एसेट्स, द अवेलेबल रिटर्न ऑन द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स. ये इंपॉर्टेंट है कि आपके पास मार्केटेबल सिक्योरिटीज में कितना, ये हमने सबने कर लिया था. बेटे मैं भूपेश आनंद आज पूरा लेक्चर इसी फ्लो चार्ट में लगाने वाला हूँ जो मैंने आपके लिए बनाया अपने जूस नोट्स में. बड़ा ही प्यारा सा ये आपको लुक देगा. ऊपर मैंने लिखा कैश फ्लो मैनेजमेंट और इधर लिखा कैश इनफ्लो मैनेजमेंट, इधर लिखा कैश आउटफ्लो मैनेजमेंट. और मैंने अभी अभी आपको बता ही दिया कि कैश इनफ्लो मैनेजमेंट में कलेक्शन फ्लोट का ध्यान रखना है. ठीक है जी. और कलेक्शन फ्लोट का हमने मिनिमाइज करना है. और कैश आउटफ्लो में हमने
डिसबर्समेंट फ्लोट का ध्यान रखना है, डिसबर्समेंट फ्लोट एंड दैट हैज टू बी मैक्सिमाइज्ड, क्योंकि जितनी लेट पेमेंट देंगे उतना बढ़िया और जितनी जल्दी लेंगे उतना बढ़िया। अब क्या मेजर्स हो सकते हैं कि हम जल्दी जल्दी पैसे ले लें और क्या मेजर्स हो सकते हैं कि हम लेट पेमेंट कर दें, बस आज वही डिस्कस करना है। दैट इज नेम्ड एज मेजर्स ऑफ मिनिमाइजिंग कलेक्शन फ्लोट। इसमें देखिए मैंने पहला लिखा है, अभी मेजर्स हम डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की बातें करेंगे बेटे, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर की बात करेंगे, क्रेडिट कार्ड की बात करेंगे, वायर ट्रांसफर की बात करेंगे, लॉक बॉक्स सिस्टम की बात करेंगे, और यहाँ पर एक और आना चाहिए कंसंट्रेशन बैंकिंग। आप लिख लें, शायद गलती से लिखा नहीं है, कंसंट्रेशन बैंकिंग। तो मैंने आज ये टेक्निक्स, इनके छोटे छोटे मेजर्स बताने हैं और बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटे ये सभी, ठीक है जी। उसके बाद डिसबर्समेंट फ्लोट की बात हमने कर ली, फिर लोन की बातें करेंगे, जीरो बैलेंस की बात करेंगे, ओवरड्राफ्ट की बात करेंगे, कंट्रोल डिसबर्समेंट अकाउंट की बात करेंगे। तो बड़ा ही अच्छा रहने वाला है। मैं चाहता हूं भूपेश आनंद आपके लिए कि कुछ थोड़ा सा लिख लें बेटे। ये मैंने बड़ी प्यारी सी स्लाइड्स बनाई है आपके लिए। रजिस्टर ओपन किया नहीं किया है? मैं यहाँ पे देखिए पीपीटी दिखा रहा हूँ, जूस नोट दिखा रहा हूँ, गूगल पापा दिखा रहा हूँ, ड्रामा कर रहा हूँ, स्टोरी कर रहा हूँ। आप टेबल चेयर में बैठिए भैया और जल्दी से रजिस्टर ओपन कीजिए। पहले अटेम्प्ट में पास कराना मुझे आपको। कैश मैनेजमेंट टेक्निक्स एंड दैट इज नेम्ड एज फ्लोट। अवेलेबिलिटी ऑफ कैश कैन बी मैक्सिमाइज्ड बाय प्लेइंग विद द फ्लोट्स। मैं फ्लोट की मदद से, उनके साथ प्ले करके अपने कैश की अवेलेबिलिटी को बढ़ा सकता हूँ, और जब मैं अवेलेबिलिटी को बढ़ाऊंगा तो मेरे पास कैश ज़्यादा रहेगा, लिक्विडिटी अच्छी रहेगी, और उसको मैं मार्केटेबल स्टेबल सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, एंड आई कुड हैव अर्न सम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन दैट। तो लैग मीन्स डिले इन टू इवेंट्स। लैग बड़ा बड़ा प्यारा से मैंने देखिए लैग से स्टार्ट किया, बताना फ्लोट है लेकिन मैंने लैग से स्टार्ट किया। लैग का मतलब है इट मीन्स a delay in two events. In the context of cash management, the term float is usually used for following delays. कितने प्यार से बताया। ये देखिए सर, dispatch of finished goods to the customer। अगर और डिटेल में समझना हो तो जब आप फिनिश गुड्स कस्टमर को देते हैं तो बिल 1-2 दिन लग ही जाते हैं, इसको बोलते हैं बेटे बिलिंग फ्लोट। अच्छा, जब बिल मान लेते हैं अभी ईमेल नहीं कर रहे, कोरियर का जमाना था, और बिल यहाँ पर जाएगा और फिर उसको कुछ क्रेडिट पीरियड दिया हमने कि भाई 2 महीने के बाद तू पैसे दे सकता है, तो उसको बोलते हैं क्रेडिट पीरियड फ्लोट। अच्छा, 2 महीने के बाद वो पैसे देगा तो वो चेक हमारे को मिलेगा, फिर हम उसको बैंक में डिपॉजिट करेंगे, उसको बोलते हैं मेलिंग फ्लोट। फिर वो बैंक से पैसे जाकर, जैसे मैंने रामलाल मोहनलाल का बताया, बैंक प्रोसेसिंग में जाएगा, उसको बोलते हैं बैंक प्रोसेसिंग फ्लोट। उसके बाद पैसे क्लियर होंगे और मेरे को पैसे मिलेंगे, दैट इज नेम्ड एज बैंक प्रोसेसिंग फ्लोट एंड एक्चुअल अमाउंट क्रेडिटेड फ्लोट। इसको हमने नाम दिया कलेक्शन फ्लोट। तो आप अगर लिख लेंगे तो बेटा अच्छा लगेगा मेरे को, तो यार है मैं चुप होता हूँ बेटा, आप आराम से लिख लो। लिखो लिखो बेटा, ए पॉइंट से लिखना शुरू करो या ऊपर से लिखो, कंसेप्ट नंबर छोड़ दो, यहां से लिखो कैश मैनेजमेंट टेक्निक्स प्लेइंग विद द फ्लोट्स, ए पॉइंट लिखो। नहीं तो वीडियो आप स्टिल भी कर सकते हो बेटा, हमारे इसमें वीडियो फॉरवर्ड भी कर सकते हो, वीडियो स्टिल भी कर सकते हो, सो दैट कि आप उसी के अकॉर्डिंगली कर पाएँ। मेरा ऑब्जेक्टिव है कि आप पहले एक बार हैंड रिटन नोट्स बनाएं, फिर डॉक्यूमेंट फाइल में बनाएं बेटे। आप उसके बाद CPA USA ACCA CFA कुछ भी करना चाहेंगे, 60-70% आपकी तैयारी हो चुकी होगी अगर आप मेरे हिसाब से चलते हैं तो। Availability of cash can be maximized by playing with the floats. Lag means delay in the two events. In the context of cash management, the term float is used. Graphical presentation of delays. आप यहां से चल सकते हैं। पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू दैट अंडर द इनवॉइस, ये इनवॉइस है बेटा। रिसिप्ट ऑफ चेक बाय द सेलर है ना, मैंने कहा था मोहनलाल को मिला, या आपका मैंने एग्जांपल दिया था हिंदुस्तान लीवर। फिर हिंदुस्तान लीवर ने चेक डिपॉजिट किया, उसके बाद यहाँ पर आ गया बेटे बिलिंग फ्लोट, ये छोड़ दो, यहाँ पर आ जाओ बेटे चेक प्रोसेसिंग फ्लोट। डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ चेक बाय द कस्टमर टू द डेट ऑफ डिपॉजिट टू, इसको हम जनरली बोलते हैं कलेक्शन फ्लोट। बेटे हॉक में इन्होंने यूज किया कलेक्शन फ्लोट, तो मैं इसको कलेक्शन फ्लोट बोलूंगा, विच हैज 3 कॉम्पोनेंट्स। ठीक है जी, तो उसको हम देख लेते हैं। आइए अब इस कलेक्शन फ्लोट को हम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, हाउ वी कैन मिनिमाइज दिस कलेक्शन फ्लोट, इसको देखना बेटा। हाउ वी कैन मिनिमाइज कलेक्शन फ्लोट, आइए हम देखें हाउ वी कैन मिनिमाइज कलेक्शन फ्लोट।
बहुत ही प्यार से मैंने एक्सप्लेन किया, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। मेयर्स टू एक्सपीडिट और कैश इनफ्लोस और रिसिट्स और टू मिनिमाइज कलेक्शन फ्लोट। लिखिए जी, आपने आई थिंक यहाँ तक तो लिखी दिया था, अभी कैश बुक बनाई थी मैंने, समझाया था, ठीक है जी। फिर फ्लोट वाला लिखा आपने, ठीक है जी। मेयर्स टू मिनिमाइज कलेक्शन फ्लोट, मेल फ्लोट, प्रोसेसिंग फ्लोट, क्लियरिंग फ्लोट, दीज आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ कलेक्शन फ्लोट, जो मैंने बड़े प्यार से आपको समझा दिए, एक्सप्लेन कर दिए। पहला मेजर है इनवॉइस शुड बी मेल्ड क्विकली। बेटे आजकल तो मेलिंग का ज़माना, ईमेल है, फटाफट फटाफट आप मेल कर सकते हैं। जैसे गुड्स गई आप उसी दिन उसी समय अपनी इनवॉइस को मेल कर दो। हार्ड कॉपी देनी है, कोरियर से जाती रहेगी, पहले मेल तो कर ही दो, मेल तो विद इन सेकेंड्स उसके पास पहुंच जाएगी। तो आप अपना इनवॉइस मेलिंग फ्लोट कम कर सकते हो। तो पहला मेजर ये है, लिखो। मेजर 2 इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। आजकल तो बेटे क्या बताऊं, ई कॉमर्स का ज़माना आ गया है ना, इंटरफेस का ज़माना आ गया, 1 सेकंड में हर चीज़ ट्रांसफ़र हो जाती है। व्हाट्सएप का ज़माना आ गया, टेलीग्राम का ज़माना आ गया, गूगल ऐप का ज़माना आ गया। आजकल तो इतनी सारी ऐप्स आ गई हैं बेटे। एक ज़माना था जब आप एयरटेल की पेमेंट करते थे तो ड्रॉप बॉक्स में पैसे डालने पड़ते थे। आज आप एयरटेल की ऐप डाउनलोड करें, यू कैन मेक द पेमेंट। पेटीएम से कहीं भी किसी को भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप सोचिए कि 15 साल पहले, 20 साल पहले ऐसा नहीं था। तो नो डाउट दे हैव टू चेंज दिस, ये कोर्स करिकुलम से ये हटना चाहिए। क्योंकि आजकल तो हम ई कॉमर्स की बातें करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, बट स्टिल देयर इज सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका जहाँ पर ये अभी भी सिस्टम है, एंड वी आर डूइंग अमेरिकन कोर्स। सो फिर ड्यू रिगार्ड टू दैट हमें करना पड़ रहा है। तो बेटे इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, जैसे ही सप्लायर ने सामान भेजा आपने इलेक्ट्रॉनिकली उसको ट्रांसफ़र कर दिया कि भाई हमने सामान भेज दिया, इनवॉइस दे दिया। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, बेटे आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक फंड का ज़माना है। 1 सेकंड में आपको अमाउंट रिसीव हो जाता है, OTP देते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, मास्टर कार्ड यूज़ कर रहे हैं, अमेरिकन एक्सप्रेस का कार्ड यूज़ कर रहे हैं। यू कैन पे थ्रू पेटीएम, यू कैन पे थ्रू भीम ऐप, यू कैन गो फॉर नेट बैंकिंग। इलेक्ट्रॉनिकली यू आर ट्रांसफरिंग द फंड्स। डिजिटाइजेशन, डिजिटल मनी, नवंबर 2016 के बाद तो इंडिया में डिजिटाइजेशन स्टार्ट हो गई, क्योंकि वो डीमोनेटाइजेशन का कंसेप्ट था। ठीक है सर, तो मैं आ गया जी, नेक्स्ट में आ गया यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड्स। अब आप ये बताइए, क्रेडिट कार्ड ज़्यादा बेटर वे है एज कम्पेयर टू डेबिट, बिकॉज क्रेडिट कार्ड में आपको OTP आता है, या OTP तो उसमें भी आता है, बट स्टिल ऐसा कहा गया है कि आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो आपको 30 डेज का क्रेडिट मिलता है विदाउट पेइंग एनी इंटरेस्ट। अगर आप उस पर्टिकुलर डे से डिले करते हैं देन यू हैव टू पे द इंटरेस्ट। इट मीन्स दैट पीरियड ऑफ योर क्रेडिबिलिटी, ऑफ योर रेपुटेशन, यू कैन यूज एंड यूज दोज फंड्स। आप जस्ट सोचिए, हिंदुस्तान लीवर को अगर पैसे रिसीव करने हैं, है ना, या पेमेंट करनी है, तो अगर वो क्रेडिट कार्ड से करती है और जो उसके पास कैश है उसको मार्केटेबल सिक्योरिटी से डिपॉजिट कर देती है, तो मार्केटेबल सिक्योरिटी से तो इंटरेस्ट आ ही रहा है और क्रेडिट यहाँ फ्री का मिल रहा है। तो यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड इज अ बेटर। ओके, वायर ट्रांसफर, ठीक है जी, ई कॉमर्स। मेरे को आज अब ये बताना है मेजर नंबर 6 यूज ऑफ लॉक बॉक्स सिस्टम एंड मेजर नंबर 7 यूज ऑफ कंसंट्रेशन बैंकिंग। बेटे 7 के 7 मेजर्स, रादर देयर आर 8 मेजर्स, 8 हैं। पहले आप 7 कर लीजिए, फिर हम आएंगे 8वें में। बेटे बड़ा ही इंपॉर्टेंट है मेजर नंबर 1, invoice should be mailed as early as possible. Second is electronically data should be interchanged. as supplier ने जैसे सामान भेजा, सप्लायर को इंटीमेट कर देना चाहिए परचेजर को। इलेक्ट्रॉनिक डाटा ट्रांसफर, फंड ट्रांसफर, बेटे इसके तो बड़े सारे आपको मैंने बताए तरीके। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है, आपको पैसे जल्दी रिसीव करने हैं। क्रेडिट कार्ड, वायर ट्रांसफर, लॉक बॉक्स एंड कंसंट्रेशन बैंकिंग। बेटे मैं पहले कंसंट्रेशन बैंकिंग की बात आपको बताने वाला हूं, दैट व्हाट आई मीन बाय कंसंट्रेशन बैंकिंग। अज्यूम करते हैं आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले की बात है, एक कंपनी होती थी, अज्यूम कर रहे हैं जी, उस कंपनी का हेड ऑफिस था मुंबई में, और उस कंपनी की ब्रांचेस जो थी ऑल ओवर इंडिया में थी। जैसे मैं कहता हूँ जी, एक ब्रांच दिल्ली में थी, एक ब्रांच अंडमान एंड निकोबार में थी, एक ब्रांच पूना में थी, एक ब्रांच झुमरी तलैया में थी, झुमरी तलैया, एक ब्रांच पटना में थी, एक ऑल ओवर इंडिया में उनकी अलग अलग ब्रांचेस हैं। नाउ दिस यू कैन फॉर वर्ल्ड ओवर। आजकल तो आप देख रहे हैं अलग अलग पूरी दुनिया में आपकी ब्रांचेस हो सकती हैं। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ इंडिया का, जस्ट टू एक्सप्लेन दिस। सपोज करते हैं कंपनी का नाम था गोदरेज। आपने सबने नाम सुना होगा बेटे गोदरेज लिमिटेड का, बिल्कुल सुना है। गोदरेज लिमिटेड के अलग अलग सिटीज में ऑफिसेस थे। इसका मतलब यहाँ के कस्टमर्स इस ऑफिस से लेते थे, यहाँ के कस्टमर्स इस ऑफिस से लेते थे, अंडमान निकोबार के यहाँ से लेते थे, यहाँ के यहाँ से। इट मीन्स अलग अलग ऑफिस से वो पैसे वो
गोदरेज का सामान खरीदते थे। अब आप ये बताइए, दिल्ली वाले को अगर पेमेंट करनी है, मैं कह रहा हूँ फिर 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ, आजकल के ज़माने की बात नहीं कर रहा, तो नॉर्थ अमेरिका में अभी भी क्या हो रहा है कि अगर इसको पेमेंट करनी है तो एक तो ये है कि ये मुंबई में गोदरेज के मुंबई अकाउंट में डिपॉजिट करे, उसमें समय बड़ा लग जाएगा, मेलिंग फ्लोट बड़ा टाइम लगेगा, प्रोसेसिंग फ्लोट लगेगा। तो ये क्या करेगा, गोदरेज ने क्या किया, एक दिल्ली में एक रीजनल बैंक में अपना अकाउंट खोल लिया, फिर अंडमान निकोबार में उन्होंने एक अपना अकाउंट खोल लिया, फिर उसके बाद पूना में एक बैंक अकाउंट खोल लिया, फिर पटना में एक बैंक अकाउंट ओपन कर लिया, फिर झुमरी तलैया में एक बैंक अकाउंट ओपन कर लिया। किसने कर लिया? गोदरेज ने रीजनल बैंक्स ओपन कर लिए। बेटे पहले ज़माने में बैंक्स भी बहुत कम होते थे, आपके पास चॉइस कम होती थी, उस एरिया के रीजनल बैंक होता था। जैसे पंजाब एंड सिंध बैंक पटियाला का है, पंजाब नेशनल बैंक लुधियाना का है, जम्मू कश्मीर बैंक जम्मू का है। अब उस एरिया में HDFC की ब्रांच ही नहीं है और गोदरेज का अकाउंट HDFC में, तो रीजनल बैंक्स में आपने अकाउंट ओपन कर लिए। किसने? गोदरेज ने। और इन सभी बैंक्स को ये निर्देश दे दिया जाता था, एक ऑर्डर दे देते थे, एक इंस्ट्रक्शन दे देते थे कि आप क्या करें, एक सेंट्रलाइज बैंक में पैसे जमा कर दें। एक लोकल कस्टमर ने रीजनल बैंक में पैसे डिपॉजिट कर दिए, रीजनल ने क्या किया, सेंट्रलाइज बैंक में मुंबई HDFC में डिपॉजिट कर दिए। इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन बैंकिंग। इससे आप कलेक्शन फ्लोट को कम कर सकते हैं, क्योंकि जो रीजनल व्यक्ति है, कस्टमर है, उसने रीजनल बैंक में डिपॉजिट किया तो उसका प्रोसेसिंग फ्लोट, उसका बैंक प्रोसेसिंग फ्लोट, उसका मेलिंग फ्लोट मिनिमाइज कर दिया, और फिर रीजनल बैंक ने HDFC में ट्रांसफर कर दी, मुंबई ब्रांच में। सो दिस सिस्टम इज नेम्ड एज कंसंट्रेशन बैंकिंग। पेपर में पता नहीं कितनी बार आ गया है, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में अभी भी एप्लीकेबल है। तो आप बेटे भूल के नहीं जाना, अभी मैं जूस नोट्स में दिखाऊंगा, बड़ा ही प्यारा है। अब मैं आ रहा हूँ जी लॉक बॉक्स सिस्टम को समझाने में। मैं फिर रिपीट करता हूँ, मानिए कि आज से 10-15 साल पहले आपके पास अगर एयरटेल का कनेक्शन था, तो एयरटेल की मोबाइल ऐप नहीं थी, एयरटेल की बहुत प्रॉब्लम्स थी, मान लेते हैं किसी भी कंपनी में, तो आप एयरटेल हैं, एज्यूम कर रहा हूँ जी, और आपकी ब्रांच, आपके कस्टमर्स पूरी दुनिया में, पहाड़ी इलाकों में, नैनीताल में, ठीक है जी, कश्मीर में, पता नहीं कहाँ कहाँ पे, रिमोट एरियाज में। अब यहाँ बैंक भी नहीं है भाई, पहाड़ी इलाकों में वहाँ रीजनल बैंक भी नहीं है। नैनीताल में मान लेते हैं एक अल्मोड़ा, एक छोटा सा गांव है, वहाँ बैंक नहीं है, बट कस्टमर हैं एयरटेल के। तो एयरटेल ने क्या किया, रीजनल बैंक की मदद से ड्रॉप बॉक्स, बेटे डब्बे लगा दिए, ताले वाला डब्बा। पहले ज़माने में, क्या अभी भी 10-12 साल पहले की बात करें, तो पेट्रोल पंप्स में उन्होंने, मेट्रो स्टेशंस में, मार्केट प्लेसेस में ड्रॉप बॉक्स लगा दिए, उसमें ताला लगा दिया और बाहर रख दिया एयरटेल। जो भी कस्टमर आता था जिसको पैसे डिपॉजिट करने थे, वो उस ड्रॉप बॉक्स में डालता था, ड्रॉप बॉक्स में डालता था। अच्छा, उस ड्रॉप बॉक्स में ताला लगा होता था, ताला लगा होता था, जैसे पोस्ट बॉक्स में ताला लगा होता है, ये देखो हरिजन का ताला। एक एयरटेल का पर्सन या बैंक का पर्सन एक पर्टिकुलर टाइम पे आएगा, ताला खोलेगा, ताले से सारे चेक निकालेगा और ये चेक जाकर बैंक में डिपॉजिट कर देगा। इस टेक्निक का नाम है लॉक, ताले वाला डब्बा, लॉक बॉक्स, ताले वाला डब्बा। It means this type of technique is being followed if there are no regional banks also. मैं फिर रिपीट करता हूँ बेटे, ये सिलेबस में नहीं होना चाहिए था, 15 साल पहले ये होता था, लेकिन आपके पेपर में बार बार आ रहा है। तो मैंने कहा कंसंट्रेशन बैंकिंग एंड लॉक बॉक्स सिस्टम आर टू मेजर टेक्निक्स विद हेल्प ऑफ विच आई कैन मिनिमाइज माई कलेक्शन फ्लोट। तो आइए जी, बड़ा सिंपल सी बात हमने कंप्लीट भी कर दी। आइए, मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने दोबारा से खड़ा हूँ और आपको ये बता चुका हूँ कि हमने मेजर 1 कर दिया, मेजर 2 कर दिया, मेजर 3 कर दिया, और हमने कंसंट्रेशन बैंकिंग की बातें भी कर दी। मैं आ गया जी अब नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट का मतलब मेजर्स टू डिले डिसबर्समेंट्स। मैंने कहा था ना, पैसे देने में आपको दुख होता है, कैटरीना को भी दुख हुआ था, पैसे पैसे पैसे। तो आप चाहेंगे कि लेट से लेट पेमेंट करें और डिसबर्समेंट फ्लोट लंबी से लंबी हो जाए, तो उसके क्या मेजर्स हैं, समझ लें एज ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट। देखिए जी, पहला मेजर है पेमेंट शुड बी मेड एज क्लोज टू डेडलाइन। मान लेते हैं आपको हिंदुस्तान लीवर को पेमेंट करनी है, 30 डेज का उनको पीरियड मिला, तो आप 29th डे में पेमेंट करो। और मैं तो कहता हूँ 29th डे में आउटस्टेशन चेक की पेमेंट करो,
क्योंकि आउटस्टेशन चेक अगर आपने इशू किया हुआ है ना, तो आपके 10-12 दिन आपको और मिल जाएंगे उस कैश को यूज करने के लिए। और अज्यूम करते हैं पेमेंट का अमाउंट है 10 CR, it means you can use that 10 CR for 10 more days and you could have earned some rate of interest on that। आप समझ रहे, पहले जमाने में ये लोग करते थे, 10 करोड़ की पेमेंट करनी है हिंदुस्तान लीवर को, अपने सप्लायर को। हिंदुस्तान लीवर ने एक चालाकी करी, उसने किसी आउटस्टेशन ब्रांच का चेक अपने सप्लायर को दिया, सप्लायर अपने बैंक में डिपॉजिट करेगा, फिर प्रोसेसिंग में जाएगा, फिर क्लियर होगा, 10-12 दिन तो लग ही जाएंगे आउट ऑफ सेशन चेक में। अब ये 10 करोड़ का अमाउंट हिंदुस्तान लीवर 10 दिन तक यूज कर रहा है, कैन कुड हैव अर्न्ड सम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन दैट। तो बेटे अल्टीमेटली माय ऑब्जेक्टिव एज ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट इज दैट आई वांट टू मैनेज दिस कैश फ्लो सो दैट आई कैन अर्न मैक्सिमम इंटरेस्ट, मैक्सिमम बेनिफिट ऑन दैट। तो पहली बात, पहला मेजर आई थिंक सबको समझ आ गया, पेमेंट शुड बी मेड एट द क्लोज ऑफ द डेडलाइन। बेटे जब से आजकल का ज़माना पोस्ट कोविड का ज़माना, आप देखिए जीरो बैलेंस अकाउंट्स ओपन हो रहे हैं, आपको कोई मेंटेन ही नहीं करना बैलेंस। पहले ज़माने में HDFC, एक्सिस, बड़े सारे ऐसे बैंक्स थे, या अभी भी वो कहते हैं कि आपको मिनिमम बैलेंस हमारे बैंक में इतना हर समय डिपॉजिट करना पड़ेगा, अगर इससे कम बैलेंस हुआ तो हम आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, क्योंकि हम आपको बड़ी सारी फैसिलिटीज़ देते हैं, हम आपको चेकबुक इशू करते हैं, हम आपको और बाकी फैसिलिटीज़ देते हैं, हम so for that we want that you should have a minimum cash balance, but as the competition increases, बेटे आजकल जीरो अकाउंट बैलेंसेस हैं, तो as a management accountant, as a USCMA management accountant, you have to find out which are those banks who are giving this facility of zero bank account, क्योंकि आपको पैसे जमा ही नहीं कराने, आपको कोई बैलेंस मेंटेन ही नहीं करना। अब जब बैलेंस ही मेंटेन नहीं करना, तो मिनिमम बैलेंस ही मेंटेन करना, तो यू कैन यूटिलाइज दैट फंड एंड यू कैन इन्वेस्ट दैट फंड इन मार्केटेबल सिक्योरिटीज एंड यू कैन अर्न सम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन दैट। ठीक है जी, आइए मैं आ गया जी मेजर नंबर 3, अवेलिंग ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। आई थिंक ओवरड्राफ्ट तो आपको पता ही है कि आपके पास बैलेंस 10,000 का है, $10,000 है, बट यू कैन इशू अ चेक of more than $10,000 if you have a overdraft facility। और बेटे ओवरड्राफ्ट में कुछ दिनों तक वो चार्ज नहीं करते, तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आप अवेल कर सकते हैं। लास्ट मेजर बड़ा इंपॉर्टेंट है, टू अवेल द फैसिलिटी ऑफ कंट्रोल डिसबर्समेंट अकाउंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में बार बार पूछा हुआ है, IMA की साइट में CMA के पेपर्स अगर आप डाउनलोड करें तो टू अवेल द फैसिलिटी ऑफ कंट्रोल्ड डिसबर्समेंट अकाउंट का मतलब क्या है कि भाई आप अपने बैंक अकाउंट के साथ एक टर्म्स फिक्स कर लेते हो कि भाई आपको हमें हर रोज बताना है कि भाई चेक आया या नहीं आया। पहले जमाने में ऐसा होता था कि चेक तो आपने इशू कर दिया, हिंदुस्तान लीवर ने चेक तो इशू कर दिया 10 करोड़ का, अब बैलेंस नहीं है हिंदुस्तान लीवर के अकाउंट में, बट हिंदुस्तान लीवर ने अपने बैंक एक्सिस बैंक से ये एक सेटिंग कर लिया है कि भाई हमें ये बताओ कि किस दिन वो चेक आया, क्योंकि जिस दिन वो चेक आएगा हम तभी उसी दिन डिपॉजिट कर देंगे ना पैसे, हम पहले डिपॉजिट क्यों करें? बिकॉज हिंदुस्तान लीवर जब अपने सप्लायर को पेमेंट करेगी तो सप्लायर कुछ दिन तो लेगा, उसके बाद बैंक प्रोसेसिंग के बाद कुछ दिनों के बाद ही तो उसके पास आएगा बैलेंस चेक करने के लिए उसके बैंक में। तो हिंदुस्तान लीवर रेगुलर इन टच में है अपने HDFC अकाउंट के साथ और रेगुलरली उनके साथ चेक कर रही है कि भाई चेक आया तो नहीं, चेक आया तो नहीं, चेक आया तो नहीं। दिस इज नेम्ड एज कंट्रोल्ड डिसबर्समेंट अकाउंट, कि आपने अपने अकाउंट को कंट्रोल किया हुआ है। नो डाउट बैंक विल चार्ज सम एडिशनल चार्जेस, सम एडिशनल कॉस्ट फॉर दैट, बट अगेन यू हैव टू सी दैट कि आपको जो बेनिफिट हो रहा है उससे दैट मस्ट बी मोर देन द कॉस्ट। तो बेटे 3 मेजर्स ये हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में आ सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप करेंगे तो देखिए जी फायदे में रहने वाले हैं। ये मैंने देखिए पेमेंट फ्लोट भी बनाई, बड़ी मेहनत की बेटे आपके लिए, मेल फ्लोट, प्रोसेसिंग फ्लोट, मैन्युफैक्चरिंग फ्लोट, सब बनाया, सब बनाया बेटे। मैं चाहता हूँ कि आप बस ईमानदारी से एक बात को समझ लें कि हार्ड वर्क करना है और दोबारा से अपने नाम के आगे एक डिग्री लेकर आनी है यार, CMA USA, मैनेजमेंट अकाउंटेंट USA। आइए मैं ग्लैम का छोटा सा क्वेश्चन, स्टडी मटेरियल भी है मेरे पास बट ड्यू टू सम रीजन मैं वो दिखा नहीं रहा, ग्लैम का एक छोटा सा क्वेश्चन हम देखते हैं। अ फर्म हैज $22,000 इन डेली कैश रिसिट। इसका मतलब एक कंपनी के पास हर रोज $22,000 के कैश रिसिट्स आती है। Firm is considering a plan which will speed up collection by 2 days. Firm
वो ऐसा एक प्लान बना रही है कि उसका जो कलेक्शन फ्लोट है कम हो जाए 2 दिन से। इसका मतलब 2 दिन पहले उसको पेमेंट मिल जाएगी। इसका मतलब हर रोज उसको पैसे मिल रहे हैं 22,000, फिर कल 22, फिर 22, फिर 22, फिर 22, 22। लेकिन ये पैसे 2-2 दिन के बाद मिल रहे हैं। जो पैसे 2 दिन पहले मिल सकते थे 2 दिन लेट मिल रहे हैं, लेकिन मिल रोज 22,000 रहे हैं। और उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि ये जो 22,000 मिल रहे हैं ये 2 दिन पहले मिल जाएंगे। तो बेटे 44,000। तो अच्छा, hence with the result of which addition of 44,000 in firm's average cash balance, जल्दी बढ़ गए 44,000 जल्दी आ गए। भाई पैसे तो आ ही रहे थे, बट उन्होंने एक सिस्टम से 2 दिन का कलेक्शन फ्लोट कम कर दिया। इससे 44,000 का उनको थोड़ा सा टाइम कम लगा और जल्दी आ गए। और अज्यूम करते हैं अगर 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है मार्केटेबल सिक्योरिटीज का, सो फॉर अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट एवरी रूपी हैज अ कॉस्ट. So if this 44,000 is invested for 12 months for an annual period and 6% is the rate of interest, then how much will be the amount which we could have earned? That is $2,640. इसका मतलब किया कुछ नहीं मैनेजमेंट अकाउंटेंट ने, बस एक प्रोसेस फॉलो किया so that collection float can be minimized and hence with this, बेटे ये है खेल। आप एक एक दिन के पैसे अगर डिले कर दें और जल्दी से पेमेंट रिसीव कर लें तो करोड्स ऑफ रुपीस का बेनिफिट आपको हो सकता है, बिकॉज करोड्स ऑफ रुपीस के ट्रांजैक्शन हो रही हैं। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? दिस इज कैश इनफ्लो मैनेजमेंट। और इसके क्या क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूँ बेटा, अभी आप देखना आज लेक्चर 18 या जो भी है, नेक्स्ट लेक्चर के डाउट के बाद मैं नेक्स्ट जो लेक्चर लूंगा बेटे, ग्लेम, हॉक, वायले, ईपीक्यू, सीबीक्यू सब डिस्कस करेंगे, इवन पास एग्जामिनेशन भी कवर करेंगे और आप सब इजीली कर पाएंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं भूपेश आनंद आप ही के लिए, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।